हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमिक्स अर्थात इकोनॉमिक्स, ठीक, जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र। क्लियर। और हमें आज जो पढ़ना है वह पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। क्लियर। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज। जैसे अगर आप देखना चाहेंगे कि सन 1600 ईस्वी में हमारे यहां भारतीय में अर्थात इंडियन में ढेर सारी यूरोपीज कंट्रीज आई। क्लियर। कहने का मतलब ये है, आप ये समझिए कि 1497 से लेकर के ये आप समझिए अब तक ये जो व्यापार का सौदा है, आप ये कह लीजिए ये व्यापार आया कहां से। क्लियर। अब ये दिमाग में उठ रहा होगा 1497 की बात कहां से आ जाती है, क्योंकि आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ अर्थात ईस्ट इंडीज की तरफ जितने भी यूरोपीज कंट्रीज आई हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा पुर्तगालियों का आगमन रहा यूरोपीज कंट्री के अंतर्गत। इसी के दौरान आप ये भी देखे होंगे कि आखिर ये लोग आते हैं, केवल व्यापार करते हैं और व्यापार करके लेके चले जाते हैं। मतलब यहां से सामान लिए और सामान ले जाके अपने यूरोपीज कंट्रीज में व्यापार करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंडीशन याद रखिए, जब 1600 ईस्वी चलती है, 1600 ईस्वी में आपने देखा होगा महारानी एलिजाबेथ के दौरान एक कंपनी बनाई जाती है, भारत में आती है। धीरे धीरे भारत में आने का मकसद क्या था, एक प्रकार से व्यापारी तो था। तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए, इसका मतलब कि जो यूरोपीज कंट्री आए उनका मसौदा क्या था, केवल व्यापार करना। तो यह शब्द, यह व्यापार जो निकलता है, व्यापार शब्द, यह भी तो क्या है, एक अर्थशास्त्र का ही वर्ड है। अर्थशास्त्र का ही शब्द है। चलिए फ्रेंड्स, व्यापार से ही हमको क्या होता है, एक जीविका चलाने के लिए या परिवार चलाने के लिए। क्योंकि भाई कितना भी हम प्रोडक्शन कर लें, उत्पादन कर लें, अपने घर में संसाधन के माध्यम से सब कुछ प्राप्ति कर लें, लेकिन जब तक उसका निर्यात और आयात नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तब तक और पूंजी हमारे पास नहीं आ सकती। क्योंकि एक बार लगा देंगे और उसे हम उसी तरीके से उसको रखे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है जब तक उसका ट्रेड नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। तो जीविका अर्जन चलाने के लिए हमको व्यापार का मसौदा तो करना पड़ेगा। इसीलिए ये शब्द जो है, व्यापार शब्द, एक इकोनॉमिक्स का ही शब्द है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है अर्थ और एक होता है शास्त्र।
क्लियर। देखिए अर्थ जो होता है, अर्थ का अर्थ होता है धन। धन एक प्रकार से संसाधन है, क्लियर। और शास्त्र जो होता है वह एक प्रकार से साइंस है। एससी साइंस, साइंस यानी विज्ञान, क्लियर। इसका मतलब धन और संसाधन जो है उसका विशेष रूप से हम जब ज्ञान करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। ये तो पहले की परिभाषा है ना, लेकिन अभी इसको एक्यूरेट समझेंगे कि अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें आती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब 1600 ईस्वी की बात थी, धीरे धीरे ब्रिटेन की कंपनी जैसे जैसे भारत में पलायन होती गई, आती गई, तो हमारे भारत में एक भारतवासी क्या करता था, जीविका अर्जन चलाने के लिए छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे फर्म लगा करके अपना जीविका अर्जन चला रहे थे। जैसे एज ए हथकरघा, हाथों से चला करके, मशीन भी काट करके क्या करते थे, अपनी जीविका, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। तो फ्रेंड्स एक बात ये पकड़िए, तो कहने का मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि अमेरिका में, ये आप कह लीजिए, सॉरी ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन वासी क्या किए, भारत आने लगे। और जब ये भारत आने लगे तो क्या हुआ, यहां पर इन्होंने जो भारत में छोटे छोटे फर्म, हथकरघा जैसे मशीनों का कारोबार कर रहे थे, तो ये ब्रिटेन वाले क्या किए, धीरे धीरे बंद करना शुरू किए। इसका मतलब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने का प्रयास कर रहे थे कौन, ब्रिटिश वासी, इंग्लैंड वाले। ये सब सोच रहे थे कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है, आपको ये भी पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि का यहां प्रभुत्व, क्लियर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये ब्रिटेन वाले जब आते हैं तो ये ब्रिटेन वाले डायरेक्ट क्या करते हैं, भारत का जो छोटे छोटे फार्म है, जो छोटे छोटे फार्म है उसको बंद कराते हैं, कहते हैं आप फार्म बंद कर दीजिए। अब बताइए, जो छोटे छोटे फार्म बंद कर देंगे तो आप इतना समझ सकते हैं ना कि इन फ्यूचर में क्या होगा, भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। और जब भारत के लिए दिक्कत बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी कि जो भारत के नागरिक छोटे छोटे हथकरघा और फर्म लगाए हैं वह धीरे धीरे उनका बंद होगा। और जब बंद होगा तो एक समय ऐसा आएगा, बेरोजगारी फैलेगी, और जब बेरोजगारी फैलेगी तो खाने पीने के लिए तलाश करेंगे कि नहीं करेंगे। तब ब्रिटिशवासी एक सांत्वना देते हैं, सांत्वना बना करके कि ऐसा है कि हम बड़े बड़े फर्म लगा रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी लगा रहे हैं, ठीक है, आप उसमें काम करिए और धीरे धीरे व्यापार करिए, आपका भी विकास होगा, मेरा भी विकास होगा। तो ये क्या हुआ कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। तो एक समय ऐसा आया कि आप ये समझिए कि ब्रिटेन वाले या इंग्लैंड में एक क्रांति होती है। अब यहीं से आपको स्टैंड अप करना है। इंग्लैंड में एक क्रांति होती और वह होती है 1688 ईस्वी में, क्लियर। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई और उसी इंग्लैंड की क्रांति के दौरान हमारे भारत में क्या हुआ, उनके बड़े बड़े मशीनीकरण भारत में किए गए, क्लियर।
ये आप समझिए 1688 ईस्वी के बाद, 1688 ईस्वी के बाद क्या हुआ, हमने बताया कि जब उनके बड़े बड़े औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति में इनके पास धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े बड़े मशीन ला करके भारत में स्थापित कर दिए, और जब भारत में स्थापित कर दिए तो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन होगा, तो धीरे धीरे व्यापार भी होगा। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है, आप इसी तरीके से समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत में उनके बड़े बड़े मशीनीकरण के द्वारा, इसका मतलब हम जीविका अर्जन चला रहे हैं, जो जीविका अर्जन चलाते थे, क्योंकि गुलाम की दास्तां तब भी बन रही है। अब फ्रेंड्स याद रखिए, इंग्लैंड में यह क्रांति इस तरीके से होती है कि मानो कि यहां पर इंग्लैंड में एक समय ऐसा आता है जब बड़े बड़े मशीन यहां पर लगा रखते हैं भारत में, तो अमेरिका वाले, सॉरी इंग्लैंड वाले ये क्या कर जाएंगे, अपने आप में धनाढ्य हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, भारत वाले एक छोटे हथकरघा मशीन में जुटे हुए थे, उनको बंद करा करके अपना बड़ी बड़ी मशीन डाल दिए, तो अब ये निवेश तो उन्होंने किया, तो बेनिफिट तो वही लेंगे अधिकतर। तो ये फ्रेंड्स अच्छे से समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट। ये जो 1688 के बाद ये धीरे धीरे फर्म लगते गए, अब यहीं से आप पॉइंट पकड़िएगा कि 1688 के बाद भारत में इंग्लैंड के द्वारा मशीनीकरण के साथ साथ बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। क्लियर, लगाए गए। तो उसी समय क्या होगा, उनके पास ब्रिटेन वास मतलब इंग्लैंड के पास क्या होगा, पैसों का आवागमन अधिक हुआ होगा। जब उनके पास पैसों का आवागमन अधिक हुआ होगा तो एक समय और भी निवेश करने का प्रयास किए होंगे। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। चलिए, अर्थशास्त्र, अर्थ दो प्रकार, मतलब अर्थ और शास्त्र दो भागों में बांटा गया। एक हो गया अर्थ और एक हो गया शास्त्र। तो याद रखिए, अर्थ जो होता है वह क्या है, एक धन है। धन क्या है, एक संसाधन है। क्लियर, क्योंकि भाई जीविका अर्जन चलाने के लिए क्या करना होगा, व्यापार तो करना होगा। अब व्यापार करना होगा तो संसाधन, धन क्या है, एक संसाधन का काम कर रहा है। अब ये जो है साइंस, यानी विज्ञान। क्लियर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह अर्थशास्त्र जो है, धन को दो भागों में बांटा गया। एक है वस्तु और एक है सेवा। क्लियर, वस्तु और सेवा यानी गुड्स और सर्विस। ये दो, यानी वस्तु क्या है, अब देखिए इन्हीं दोनों को मिला करके ये धन या कह लीजिए संसाधन। अगर वस्तु नहीं होगी तो धन नहीं आएगा। अगर उसकी सेवा, ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करेंगे, सर्विस नहीं देंगे, तब भी धन नहीं आएगा। इसका मतलब कि धन एक संसाधन है। क्लियर हो गया। जैसे भैया अगर हमने वस्तु निकाल लिया, वस्तु बना लिया, वस्तु हो गए, तो उसका परिवहन भी तो करना जरूरी है, उसका सेवा भी देना जरूरी है। अगर सेवा नहीं देंगे धन कहां से आएगा। तो धन एक प्रकार से संसाधन है। सही से साधन के माध्यम से वो जाएगा, धन ट्रांसफर होगा, एक दूसरे से ट्रांसफर होगा। तो धन एक संसाधन के रूप में है, अर्थात वह वस्तु और सेवा के बिना नहीं हो सकता। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होगी।
तो एक समय याद रखिए, भारत में 1991 के बाद, 1991 के बाद भारत में जबरदस्त फिर विकास होने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1991 के बाद क्या होता है? अब सवाल उठता है वस्तु किसे कहते हैं, यानी गुड्स। क्लियर? गुड्स मतलब इसकी परिभाषा कर दिया जाए अर्थशास्त्र में कि गुड्स क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, तो लिखिए, पहले संसाधन लिख लीजिए। अगर पहले तो ये देखिए संसाधन किसे कहते हैं, उसके बाद वस्तु के बारे में, फिर सेवा के बारे में। तो ये याद रखिए, धन यहां लिखेंगे, धन या संसाधन। धन या संसाधन किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जिसके माध्यम से हमें आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं? धन या संसाधन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जिसके माध्यम से, या आप ऐसे लीजिए, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में धन या संसाधन उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से हमें आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्लियर? अर्थशास्त्र में आप कह सकते हैं धन या संसाधन उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से हमें आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? धन कहते हैं या संसाधन कहते हैं। भाई हमारे पास 1 रुपया है तो हम क्या करेंगे? कुछ लेना है तो हम क्या करेंगे? 1 रुपया दे करके तभी लेंगे, तभी तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। यानी धन या संसाधन उसे कहते हैं, हमने आपसे बता दिया कि जिसके माध्यम से हमें आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, बस सीधी बात। वैसे क्या कहते हैं? धन कहते हैं या संसाधन कहते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इतनी परिभाषा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, ये 2 भागों में बांटा गया, तो कैसे कैसे बांटा गया हमने अभी बताया। इसे 2 भागों में बांटा गया, एक है वस्तु यानी गुड्स, अगला है सर्विस जिसे कहते हैं सेवा। तो अब इस सवाल का वस्तु किसे कहते हैं, यानी वस्तु जिसे गुड्स कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु एक, जैसी सपोज दैट आप समझिए कि आप ये अपने हाथों से जब तक किसी चीज को स्पर्श नहीं कर लेते, छू नहीं लेते हैं, उसका आकार भी होगा और भार भी होगा और द्रव्यमान होगा। यानी कि किसी चीज को अपने हाथों से स्पर्श करना ही क्या होगा? वस्तु कहलाता है। तो लिख लीजिएगा कि वस्तु उसे कहते हैं, वस्तु का मतलब जिससे हम अपने हाथों से या हम उसे स्पर्श कर लें या जिसको हम अच्छे से अपने नैनों द्वारा देख लें। ठीक है? चाहे उसमें देखिए, वस्तु से कहते हैं, लिखिए, अर्थशास्त्र में वस्तु उसे कहा जाता है जिसे हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं और जिसे स्पर्श करते हैं वह सवाल सी बात हम देखते भी हैं और उसे हम देखते भी हैं, या आप कह लीजिए उसमें भार भी होता है
उसमें भार भी होता है, उसमें आकार भी होता है। उसमें आकार भी होता है। अब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर हमने स्पर्श किया, ये मार्कर है स्पर्श कर लिया और उसको मैं देख भी रहा हूं, देख रहा हूं कि हाँ मार्कर है, मैंने इसको स्पर्श भी कर लिया, छू लिया, तो इसका आकार भी तो है, आकार भी है, भार भी है। तो चाहे जो होगा, आप देखिए चाहे जो उठा के देखेंगे सब क्या है, भार है, भार में है, और भार है तो उसका आकार भी है, और उससे मैंने क्या किया, स्पर्श, यानी जो स्पर्श करने लायक हो मैंने स्पर्श कर लिया, तो क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो आप लिख लीजिए उसे ही वस्तु कहा जाता है। बस सिंपल भाषा, यानी उसमें क्या होगा, आकार भी होगा, भार भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, जिसे हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, वही क्या हो सकता है, आपका वस्तु होगा। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, सर्विस क्या है। सर्विस, सर्विस मतलब सेवा। अच्छा, जैसे एक चीज बताइए, आप इतना समझिए, दिमाग लगाइए कि जो सेवा होता है, क्या सेवा को स्पर्श किया जाता है? सेवा को स्पर्श नहीं कर सकते। अगर सेवा को स्पर्श नहीं कर सकते, इसका मतलब सेवा दिया तो जरूर जाता है, केवल अपने दिल से केवल उसे मैं अनुभव कर सकता हूं, केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। क्या सेवा में भार होता है? क्या आकार होता है? नहीं होता। केवल उसे अनुभव, मैंने ये चीज किया, मैंने उनको एक मार्कर दे दिया, मैंने उनकी सेवा कर दिया। चिकित्सक आए, चिकित्सक ने क्या किया, सेवा दे दिया। डॉक्टर आए, डॉक्टर सेवा कर दिए। तो यह क्या है, एक सेवा जो है उसमें केवल अनुभव किया जा सकता है। आप ये लिखिए, अर्थशास्त्र में सेवा केवल अनुभव या महसूस किया जाता है। क्लियर? यहां तक कोई आपत्ति? जैसे एग्जाम्पल आप लेना चाहेंगे शिक्षा, जैसे शिक्षा, चिकित्सा। क्लियर? शिक्षा, चिकित्सा, और आप कह लीजिए व्यवसाय या परिवहन, व्यापार। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? यहां लिख दे रहे हैं व्यवसाय, क्लियर, परिवहन, ईटीसी इत्यादि। कुल मिला के आप ये समझिए ये सब क्या है, एक प्रकार से सेवा है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये जो है वस्तु और सेवा को मिला करके ही संसाधन या धन हो सकता है। आपके पास वस्तु है, मैंने बताया कि वस्तु है, मैं उसे क्या किया, स्पर्श कर लिया, अनुभव हो गया, मैंने अपने आंखों से देख लिया। अब मैंने उसको क्या किया, मार्कर उनको दे दिया, भैया मार्कर दे दिया। अब उससे मुझे अनुभव हो गया कि हाँ, उस मार्कर के द्वारा मैंने यूज करके लिख भी दिया, ऐसे ऐसे हो रहा है, यह अर्थशास्त्र है, मैंने शिक्षा दे दिया या इस तरह के बता दिया। वह क्या, एक ट्रांसपोर्ट, यानी क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि शिक्षा भी, चिकित्सा भी, व्यवसाय भी, परिवहन भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये क्या है, सेवा है, सर्विस है। तो अब आइए फ्रेंड चलते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। चले, अब सवाल उठता है साइंस किसे कहते हैं। एकदम तरीके से समझिए, जैसे आप एकेडमिक में पढ़ते हैं कि विज्ञान उसे कहा जाता है सुव्यवस्थित, सुसंगठित विशेष ज्ञान को या क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं।
लेकिन ये यहां पर ये लागू इकोनॉमिक्स में नहीं होता। लागू इसलिए नहीं होता, लागू होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा लागू होगा। कहने का मतलब ये है कि जो साइंस है, साइंस एक अर्थशास्त्र के लफ्जों में आप कह सकते हैं, या विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से मानव अपना जीवन सरल, सुखमय और कुशल बनाता है। क्लियर? तो आप यहां लिखेंगे विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से मानव या मनुष्य अपने जीवन को सुखमय, क्लियर, और जीवन में विकास, क्लियर, या आप कह लीजिए जीवन को सरल बनाता है। वही क्या है? विज्ञान है। इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अर्थशास्त्र का मतलब होगा, अब दोनों का मिलाकर के क्या होगा कि कहने का मतलब यह है, एक परिभाषा तैयार किया जा सकता है कि संसाधन के माध्यम से मानव जीवन का विकास करने वाला विषय ही क्या होगा? अर्थशास्त्र होगा। तो यहां लिखेंगे संसाधन या धन के माध्यम से मानव जीवन के विकास में अध्ययन किया जाने वाला विषय अर्थशास्त्र कहलाता है। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं, यानी सीमित संसाधनों के माध्यम से सीमित संसाधनों के माध्यम से भारत का विकास करने वाला विषय क्या है? अर्थशास्त्र। ये भी लिख सकते हैं। अगला है सीमित संसाधन या धनों के माध्यम से क्लियर, सीमित संसाधन या धनों के माध्यम से आप फ्रेंड्स याद रखिएगा कुशलतम प्रयोग किया जाए, मानव के विकास में जो सहायक होगा। क्लियर, सीमित संसाधनों या धनों के माध्यम से मानव जीवन के विकास में जो आवश्यकता पूर्ति करता है उसी के अध्ययन करने वाला विषय ही अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह है अर्थशास्त्र दोनों को मिला करके साइंस और अर्थ, धन और संसाधन, धन संसाधन और उसके विज्ञान में, यानी मानव जीवन का सुखमय कैसे बनाया जाएगा,
दोनों को मिला करके आप कह सकते हैं सीमित संसाधनों के माध्यम से कुशलतम प्रयोग करने वाला विषय क्या होगा? अर्थशास्त्र होगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब सवाल उठता है कि अर्थशास्त्र है, अब अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं ये देखना है। इसे मिटा देते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, यहां लिखेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? ये टू टाइप्स, फर्स्ट इज माइक्रो, नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स और नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अब अगर अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जान लें कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो अब आइए चलते हैं इधर। पहले आप देखिए अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इनकी एक पुस्तक आती है, इनकी एक पुस्तक 1776 ईस्वी में एक प्रकाशन करते हैं। उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर? ये पुस्तक आती है और यही पुस्तक में जब ये प्रकाशन करते हैं 1776 में, तो उसमें से एक हेडलाइंस निकल के आती है कि क्लासिकल परिभाषा निकल के आती है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। यानी इसी पुस्तक में एक क्लासिकल परिभाषा जबरदस्त उन्होंने लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। क्लासिकल परिभाषा इसी पुस्तक से, ऐसे लिखिए, सुपर परिभाषा निकल कर आती है उसका क्या नाम है याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स is the science economics is the wealth of science। क्लियर? अब इसका अर्थ क्या था? वेल्थ माने धन, नेशंस राष्ट्र की संपदा, और इसका अर्थ क्या हो गया? अर्थशास्त्र है। क्लियर? या अर्थशास्त्र संसाधन या धन का विज्ञान है। क्लियर? या अर्थशास्त्र संसाधन या धन का विज्ञान है। क्लियर? अब इसका अर्थ क्या था? वेल्थ माने धन, नेशंस राष्ट्र की संपदा, और इसका अर्थ क्या हो गया? अर्थशास्त्र है। या अर्थशास्त्र संसाधन या धन का विज्ञान है।
क्लियर, इतनी बात इस समझ में आ गई होगी। यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या संसाधन का विज्ञान है। इसी पुस्तक से एक क्लासिकल परिभाषा निकल के आई, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। क्लियर। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए तो 1776 के ओल्ड काफी लग रहे हैं, तो इस समय अगर किसी को कहा जाएगा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो याद रखिएगा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, उनका नाम है प्रोफेसर जॉन गेनार्ड केन्स महोदय। इनकी एक पुस्तक आती है 1936 में। क्लियर, इनकी एक पुस्तक आ गई। क्लियर, उस पुस्तक का नाम है जो आई है 1936 में। फ्रेंड्स याद रखिए, इनका फुल नेम गेनार्ड क्या मेनार्ड, सॉरी मुख से निकल गए, मेनार्ड, इसको सुधार लीजिएगा। तो इनकी पुस्तक है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, theory of employment, उसके बाद याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनकी जो पुस्तक है वह एकदम स्पेशली याद रखिए। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट, ब्याज एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसे याद रखिएगा, इसको इन्वर्टेड कामों में करिएगा, स्पेशल इसको इन्वर्टेड कामों में। क्लियर, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, अब तो ये मान लीजिए सब ब्रिटिश बाहरी विदेशी हो गए, अब भारत भी कोई होने चाहिए ना। तो एक बार इनको हम इरेज करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जो है भारत के अर्थशास्त्री या भारत के अर्थशास्त्र के जनक क्लियर, याद रखिएगा प्रोफेसर सुजाता एस भल्ला। क्लियर, सुजाता एस भल्ला। ठीक, अब इनकी किताबें 2003 में आई है। एक पुस्तक इन्हीं से मिलती जुलती है, एक पुस्तक इन्होंने मिलती जुलती, क्योंकि भाई अगर सेम निकाल देते तो कॉपीराइट का मामला आ जाता, तो इन्होंने अपना चेंज कर दिया। क्या लिखे थे, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एक पुस्तक निकाल दी है, ये भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। क्लियर हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी ये कुल मिला के आप ऐसा नहीं कहेंगे भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, तो एक खाली बस बोल सकते हैं हाँ ये जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इनकी एक पुस्तक आ गई सेम मिलती जुलती, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस। क्यों, क्योंकि ये जो निकाले थे ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने देखी देखा निकाल दिए द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन, यानी जो पुराना है उसको न्यू मान लीजिए, नया हो गया, और ये भारतीय हो गए, इसलिए भारतीय श्रेणी को जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अर्थशास्त्र के जनक। हो गया, तो अर्थशास्त्र के जनक यानी मॉडर्न हो गए और क्या नाम है ओल्ड हो गए और भारतीय हो गए। क्लियर हो गया। अब हमने बताया कि अर्थशास्त्र के प्रकार कैसे हैं। तो अर्थशास्त्र के प्रकार 2 टाइप्स, यानी क्या कहते हैं, माइक्रो। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, सोच,
सूक्ष्म होता है, लेकिन सूक्ष्म मतलब एकदम सूक्ष्म, छोटा छोटा। तो आप इसे अर्थशास्त्र की भाषा में इसे व्यस्ट कहते हैं, व्यस्ट अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? व्यस्ट अर्थशास्त्र। क्लियर? और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसे कहते हैं समष्टि, यानी बृहद कह सकते हैं, बृहद, बृहद अर्थशास्त्र। इसे कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर हो गया? समस्त मतलब इसमें सब बड़ी से बड़ी चीजें होंगी, और इसमें छोटी से छोटी सूक्ष्म की बात कर रहा है। तो चले अब आइए चलते कि इसमें देखिए, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा अर्थशास्त्र है, ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें एक एक व्यक्ति का एक एक व्यक्ति हो या एक एक फैक्ट्री हो, मतलब प्रत्येक फैक्ट्री, क्लियर, या एक एक फर्म हो, क्लियर, या एक एक छोटे छोटे क्या हो, उद्योग हो, क्लियर। इनके विकास में, इनके विकास में सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। जैसे भारत में आप समझिए जितने व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को मिलाकर, मतलब एक एक व्यक्ति का विकास का जो अध्ययन, सभी व्यक्तियों, सभी पहलुओं को लेकर के अध्ययन किया जाएगा, तो क्या होगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। अब इसमें क्या होता है? बड़े बड़े, यानी कि ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण भारत के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब भारत में, अब तो ये सवाल सी बात, सभी भारत के जितने हैं, भारत के सभी विकास में सभी पहलुओं का अध्ययन करेंगे, तो सभी पहलुओं का जो अध्ययन किया जाएगा विकास में, तो इसका मतलब कौन करेगा? वो सरकार कर सकती है। अब सरकार क्या करेगी? सभी पहलुओं का विकास करेगी, विकास करा सकती है, सरकार ही करा सकती है ना भाई। जब संपूर्ण भारत का विकास करना है तो सरकार कर सकती है, क्योंकि एक आदमी की बस है नहीं। तो याद रखिएगा, जैसे बेरोजगारी, का अध्ययन और बजट का अध्ययन और योजना का अध्ययन, जो भी करेगी सरकार करेगी। इसका मतलब याद रखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा, और इसमें माइक्रो में, जिसे बृहद कहते हैं, पूरे भारत में संपूर्ण विकास कैसे कैसे हो रहा है वह सरकार ही कर सकती है, और इसलिए उसमें सभी पहलुओं का अध्ययन सरकार के ही द्वारा किया जाएगा फ्रेंड्स, उनका विकास किया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।